अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की। फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। और इसी तरह से अब उस फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस का केमिकल या मॉलिक्यूलर नेचर क्या होते हैं, और इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर वन, द फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जीन्स। अब इस जीन का मॉलिक्यूलर नेचर क्या होते हैं? क्या ये प्रोटीन्स है, क्या ये लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, कि ये क्या है? इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जीन्स बेसिकली किस चीज का बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, कभी कभी क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। अब देखो, इसका हम थोड़ा डिस्कवरी देखेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिच मिस्टर इन 1869, उसने क्या किया? ह्यूमन जो WBC है, इस सेल के न्यूक्लियस में कुछ केमिकल्स देखे, कुछ मॉलिक्यूल्स देखा, और उसी मॉलिक्यूल्स को उसने नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इज अ सबस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, और यही न्यूक्लिन मेनली रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर के लिए। अब इसका नेचर क्या है, ये उसको भी उस टाइम पे पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है अल्टमैन, और उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड का नेचर बताया। ये एक एसिडिक कंपाउंड्स है, इसीलिए उसने इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। द एसिडिक सबस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, और दिस न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब देखो, ये न्यूक्लिक एसिड जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में होता है, बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास DNA, दूसरा होता है हमारे पास RNA। ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोटिक हो, उन सब में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंस होता है DNA। तो नंबर वन, DNA, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, क्यों इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड ऑफ पेंटोज शुगर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखो, इसका मेन पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है? इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंस होता है DNA। अब इसमें रीजंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे उस रीजंस के बारे में भी। और सेकंड, हमारे पास और एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका नाम है RNA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? RNA का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसको राइबोस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पेंटोज शुगर, वो राइबोस होते हैं। उसके कार्बन नंबर सेकंड पे क्या होते हैं? OH प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? राइबोस कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका फंक्शंस क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ RNA? द फंक्शंस ऑफ DNA, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से फंक्शंस ऑफ RNA क्या होते हैं? RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर के लिए ये काम करते हैं। दूसरा, इट आल्सो एक्ट एज ए मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सबसे पहले इस कंसेप्ट याद रखो। एट द टाइम ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सपोज ये हमारा DNA मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें से ये मान लेते हैं हम, ये एक जीन है, जीन्स है। जीन्स का मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सपोज यहाँ पे I जीन्स है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? mRNA। फिर इस mRNA के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करेगा हमारा राइबोसोम्स, और इसके मदद से यहाँ पे हमें क्या बनेगा? प्रोटीन, और इस प्रोटीन का हमारे सेल में क्या होगा? एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, इस mRNA के पास क्या है? कुछ मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है कि किस तरह के प्रोटीन को सेल के अंदर सिंथेसिस करना है।
तो ये जो मैसेंजर का काम करता है ये भी आरएनए है। सबसे पहले तो ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ इन सम वायरस, सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं। वायरसेस, जिसको हम बायोलॉजिकल पजल्स भी कहते हैं वायरस को, क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रहते हैं। जब ये किसी होस्ट के ऊपर पहुंचते हैं तब ये लिविंग होता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन। ये तब तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक कि ये होस्ट के ऊपर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है। थर्ड जो फंक्शन है आरएनए मॉलिक्यूल्स का वो होता है एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। देखो अब इसको समझने के लिए, अब यहां पे हमें सपोज प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स को मिलके, एमिनो एसिड यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इस एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सेल के साइटोप्लाज्म में से पकड़ पकड़ के यहाँ पे क्या लाते हैं? प्रोटीन्स लाते हैं, राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम्स की मदद से उनके बीच में बॉन्ड्स बनाते हैं, बाद में वही प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो एडाप्टर एक आरएनए मॉलिक्यूल से, जिसको हम टीआरएनए भी कहते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल्स को या एडाप्टर आरएनए को हम क्या कहते हैं? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लाते हैं ट्रांसलेशन साइट पे। ठीक है। और फोर्थ जो इसका फंक्शन है, इट आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स। कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। और एंजाइम्स एग्जांपल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये एक एंजाइम है जो आरएनए से बनते हैं। ठीक है। ये सभी एडिशनल फंक्शन है आरएनए मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। देखो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है हमारे पास डीएनए, दूसरा है हमारे पास आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप एब्सेंट होते हैं, या हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन रिप्लेस होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या प्रेजेंस होता है? डीएनए होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। अब इसका रीजन बाद में बताएंगे। अब देखो आरएनए मॉलिक्यूल्स ये भी क्या करते हैं? ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं, सिर्फ कुछ ही वायरस में। अब इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसका बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि मैसेंजर का काम करते हैं, एडाप्टर का काम करते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल से। डीएनए, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज डीऑक्सी पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स कौन सा होते हैं? डीऑक्सी होता है। इनके कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय, हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी का डीएनए कितना लॉन्ग है, कितना लंबा है, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेस पेयर। अब देखो इसको समझने के लिए, सपोज ये हमारे पास डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, ये एंटी पैरेलल होते हैं, इसीलिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। देखो ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस है, सपोज यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं? थाइमिन के साथ। और इसी तरह से यहाँ पे साइटोसिन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? गुआनिन के साथ। इसी तरह से यहाँ पे थाइमिन है तो ये एडेनिन के साथ बनाएगा। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, इस तरह से ATGC, इस तरह। अब देखो डीएनए का लेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है। या हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना, देखो इसको कहते हैं बेस पेयर। ये एक नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा है, इन दोनों को क्या कहते हैं? बेस पेयर कहते हैं। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पे बेस पेयर। ठीक है। नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंस इन द डीएनए। ठीक है। अब देखो सभी ऑर्गेनिजम्स का जो लेंथ होता है डीएनए का, या इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेस पेयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर जो ह्यूमंस के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड्स है वो दूसरे एनिमल्स में नहीं मिल सकते हैं। दूसरे एनिमल्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तीसरे में नहीं मिल सकते हैं।
एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या एक पार्टिकुलर स्पीशीज का क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नंबर प्रेजेंस होते हैं या नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंस होते हैं, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नंबर 1 बैक्टीरियो फाज 5174। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं। बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होते हैं, वायरस, इसका मतलब होता है वायरस विच कॉजेज डिजीज इन बैक्टीरिया इज नोन एज, हम उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। अब इस वायरस में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब करीब 5386 न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे प्रेजेंस होते हैं इसके डीएनए में, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो डीएनए यहाँ पे जो होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो आपको ये याद रखना है, बैक्टीरियोफाज 5174 के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है और इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरा और एक बैक्टीरियोफाज, अब इसका नाम है लैमेडा। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, और ये डीएनए क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंस होते हैं, 48502 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, या हम इसको क्या कहते हैं, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम बेस पेयर नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयर किससे बन सकते हैं, बेस पेयर के लिए तो 2 स्ट्रैंड जरूरी है, ठीक है। अब थर्ड जो मोस्ट ई कोलाई, ठीक है, इसके अंदर देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है और इसका डीएनए का जो लेंथ है वो करीब करीब 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस का बात करें तो ह्यूमंस में अगर हम एक हैप्लॉइड सेल का बात करें, हैप्लॉइड का मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो या स्पर्म या एग, तो इसके अंदर क्या होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है। इतना बहुत बड़ा लंबा होते हैं। अगर हम एक डिप्लॉइड सेल का देखें ह्यूमंस में, तो इसके अंदर होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या नंबर ऑफ बेस पेयर होता है, वो पार्टिकुलर स्पीशीज का या पार्टिकुलर इंडिविजुअल का या पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। वो दूसरों के साथ, मिसाल के तौर पर अगर इसमें इतना है तो इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए द लेंथ ऑफ द डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। That is all about the today's lecture. Inshallah, next lecture we will discuss the components of the DNA. Thank you very much.